तो कंटिन्यू करते हैं आज के थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट में। ठीक है, लास्ट क्लास देखो जो तुम लोगों ने की थी उसमें बेसिकली हमने ये सीखा था कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि वो स्टेट फंक्शन शो करता है कि पाथ फंक्शन शो करता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है ना। तो अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं। वैसे तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है फिज़िक्स में, बट खैर एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है और किस तरीके से वो सारी प्रोसेसेस एक दूसरे से अलग हैं। तो हमने जो लास्ट क्लास की थी उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया था, दैट इज स्टेट वेरिएबल। तुम्हें शायद याद होगा मैंने कहा था किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल्स विच आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, जिनमें से एक को हम लोग कहते हैं आप लोगों का कौन सा, प्रेशर। ठीक है, 3 स्टेट वेरिएबल डिफाइन किए थे। ठीक है, अच्छा, एक को कहते हैं हम लोग प्रेशर, एक को हम लोग कहते हैं आप लोगों का वॉल्यूम, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, ये तो 3 तुम लोगों के स्टेट वेरिएबल थे जो कि इससे पहले हम लोग पुरानी क्लासेस में डिफाइन कर चुके हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को भी इन्हीं 3 स्टेट वेरिएबल्स के टर्म्स में हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इन्हीं 3 स्टेट वेरिएबल्स के टर्म्स में कैसे, इमेजिन करिए कि आप किसी स्टेप ए पर हो जहाँ पर उस पर्टिकुलर सिस्टम का वॉल्यूम V1 है। ठीक है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर सिस्टम का प्रेशर P1 है। मान लेते हैं वो पर्टिकुलर स्टेप आप लोगों की या वो सिस्टम A से लेकर मान लेते हैं किस पॉइंट पे पहुँच गया, B पॉइंट पे पहुँच गया। वो B पॉइंट पे जब वो पहुँचा तो वहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V2। मतलब पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम हो गया V2। पहले टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर हो गया T2। बट नाउ स्टिल द प्रेशर इज सेम, यानी कि प्रेशर अभी भी कितना है, P1 का P1 ही है। प्रेशर में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो ऐसे केस में इफ समबडी वुड आस्क यू कि इस ऊपर जब आप A पॉइंट से B पॉइंट पहुंचे है ना, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आप गए तो क्या क्या चेंज आपने देखने को मिला। तो चेंज का मतलब होता है डेल्टा V। मैंने कहा कि मेरे को वॉल्यूम में चेंज देखने को मिला। पहले मेरा वॉल्यूम V1 था, अब मेरा वॉल्यूम V2 हो गया, यानी कि वॉल्यूम में चेंज कितने का आया, V2 माइनस V1 का आया। टेम्परेचर में चेंज कितने का आया, T2 माइनस T1 का आया। अब उसने मुझे पूछा क्या प्रेशर में कोई चेंज आया, तो हमने जवाब दिया कि पहले मेरा प्रेशर P1 था और अब मैं जब नई स्टेज पे पहुंच गया हूं तो वहाँ पे भी मेरा प्रेशर P1 है। यानी कि बेसिकली प्रेशर में मुझे किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं दिखा। यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान जो भी मेरा प्रेशर रहा था वो प्रेशर मेरा एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते वक्त बोलो कैसा मेंटेन रहा, कांस्टेंट मेंटेन रहा। ठीक है, कैसा मेंटेन रहा, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन रहा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि डेल्टा P बराबर बोलो कितना रहा, डेल्टा P बराबर बोलो कितना रहा, 0 रहा। तो ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेसेस जिनमें आप लोगों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते वक्त प्रेशर बराबर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से डेल्टा P यानी कि चेंज इन प्रेशर, जब कोई चीज बदली ही नहीं है तो उसमें कोई चेंज आया है क्या, कोई चेंज नहीं आया, तो उस वक्त चेंज इन प्रेशर भी क्या रहा होगा, 0। तो ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेसेस को हम लोग कौन सी प्रोसेस कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेसेस हैं जिन प्रोसेसेस में आपको सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। किस केस में, उसके प्रेशर के केस में। यानी कि जो प्रेशर आपका इनिशियल स्टेट में था वही सेम प्रेशर आपका फाइनल स्टेट में होता है। अगर मैं इसी सेम टॉपिक पे बात करूं कि इमेजिन करिए आपके पास एक किसी स्टेज आप A में थे जहाँ पे मान लेते हैं वॉल्यूम V1 था, जहाँ पे टेम्परेचर T1 था और जहाँ पे प्रेशर P1 था, और आप उस A पॉइंट से मान लेते हैं B पॉइंट पे पहुँच गए जहाँ पे जाने के बाद वॉल्यूम हो गया आपका V1। मतलब इस बार वॉल्यूम वैसे का वैसे ही रहा,
टेम्परेचर में चेंज आया, प्रेशर में चेंज आया। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि एक बार बता कि यहाँ टेम्परेचर में कितना चेंज आया, तो तुम कहोगे नाउ फाइनल टेम्परेचर इज T2, इनिशियल टेम्परेचर बताओ कितना है T1, सो चेंज इज T2 माइनस T1। कोई पूछेगा कि प्रेशर में कितना चेंज आया, सो वी वुड से P2 माइनस P1। अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि बताइए वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो हम क्या कहेंगे कि पहले भी हमारा वॉल्यूम V1 था, अभी भी हमारा वॉल्यूम V1 है। सो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई भी मुझे वॉल्यूम में चेंज नहीं दिख रहा है। अगर वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब वॉल्यूम बराबर यहाँ पे ज़रूर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम बराबर क्या रहा होगा आपका, डेफिनेटली कांस्टेंट, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट है तभी तो चेंज क्रिएट नहीं हुआ है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स है। वो वाली चीज़ क्या हो रही है, वेरी नहीं कर रही है ना। वेरी नहीं कर रही है मतलब कोई वेरिएशन आपको नहीं दिख रहा है, कोई बदलाव आपको नहीं दिख रहा है, जो जैसा है वो वैसा ही है। तो इसका मतलब अगर डेल्टा V की वैल्यू किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में 0 आ जाती है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में डेल्टा V की वैल्यू 0 आने की वजह से क्या हो जाएगा बताओ आप लोगों का। डेल्टा V की वैल्यू 0 आ जाने की वजह से क्या होगा, हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि हाँ करके ज़रूर यहाँ पे वॉल्यूम बराबर क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, तभी डेल्टा V बराबर क्या आया है, 0 आया है। तो ऐसी प्रोसेसेस जिनमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस जिनमें आपका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का आपको कोई चेंज नहीं दिखता है, राइट। इस टाइप की प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेसेस। ठीक है, कौन सी प्रोसेसेस हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हमने टोटल 3 स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन किए थे प्रीवियस क्लास में। एक था प्रेशर, एक था वॉल्यूम और एक था टेम्परेचर। तो प्रेशर के हिसाब से प्रोसेस का नाम क्या आ गया, आइसोबैरिक प्रोसेस। वॉल्यूम के हिसाब से प्रोसेस का नाम क्या आ गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब अगर मैं तीसरी प्रोसेस के बारे में बात करूं, तो देखो अब ये अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक आ गया है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ज़रूर तीसरी प्रोसेस में क्या रहा होगा, टेम्परेचर बराबर भी क्या रहा होगा, आप लोगों का कांस्टेंट रहा होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मीन्स दैट कि ज़रूर वहाँ पे डेल्टा T बराबर क्या रहा होगा, आप लोगों का 0, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट है उसमें किसी भी प्रकार का क्या है, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ये वर्ड मैं बोल रही हूँ ना, ट्राइंगल जो शब्द बना रही हूँ, इसको मैं रीड कर रही हूँ एज अ डेल्टा। इसका मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब फाइनल, ठीक है, और आप लोगों का कैसा, इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंस। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हो भाई, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो टोटल हमने अभी तक कितनी प्रोसेसेस पे बातचीत कर ली, टोटल 3 प्रोसेसेस से बात कर ली। एक हो गया आपका आइसोबैरिक, एक हो गया आइसोकोरिक और एक हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। टोटल 3 प्रोसेसेस तो भाई हमने डिस्कशन कर ली। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वुड से यू कि आप इन 3 प्रोसेसेस का मुझे कर्व बनाकर दिखाइए। कर्व मतलब ग्राफ। क्या हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़ है इनका कर्व बनाना। सबसे पहले तो देखो कर्व हम बना किसके लिए रहे हैं, हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बना रहे हैं, ठीक है। मतलब किसका कर्व बना रहे हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम, और हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, प्रेशर, ठीक है। अगर कोई तुमसे कहता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब क्या, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब वॉल्यूम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका कर्व आप हमें बनाकर दीजिए। कैसे बनाओगे, तो देखो आपको कर्व बनाने का मतलब होता है आपको चेंज दिखाना है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए हो। मान लेते हैं मैं अभी इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, लेट्स से ये मेरा पॉइंट नंबर ए। कोई तुमसे पूछेगा क्या इस पॉइंट नंबर ए पर कौन है, सिस्टम खड़ा है, क्या इस पॉइंट नंबर ए पर उस सिस्टम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। तो डेफिनेटली उस पॉइंट नंबर ए पे उस सिस्टम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। आप देखो डॉट 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 करके नीचे लाओ, ये देखो ये इस पॉइंट पे कट मार रहा है, यानी कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये उसका कौन है, वॉल्यूम है। अब क्या करना है, हमको इस आइसोकोरिक प्रोसेस को बनाना है। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी जाना तो है,
बट जाना इस तरीके से है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अब तुम खुद सोचो इसका कर्व कैसा दिखेगा, यानी कि जो वॉल्यूम अभी पॉइंट ए पर है यही सेम वॉल्यूम पॉइंट बी पर भी होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट बी पर भी होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल तुम कहोगे मैडम यहाँ चले जाते हैं, तो ये गलत है। क्यों ये गलत है? क्योंकि इस पॉइंट बी पर जाने से देखो ना वॉल्यूम चेंज हो गया, अब वॉल्यूम यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें आइसोकोरिक में एक ऐसा कर्व बनाना है जो कर्व भी बन जाए और वॉल्यूम की वैल्यू भी चेंज ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि आइसोकोरिक हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो मैम आप कैसे बनाएंगे इसका कर्व? बहुत ही सिंपल है, जहां पर अभी खड़े हो उसी से एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ऊपर ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, जैसा भी बनाना है बना लो, कहीं पे भी दे दो पॉइंट बी, ऊपर या नीचे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये मेरा पॉइंट बी। क्या इस पॉइंट बी पर वॉल्यूम बदला? क्या नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि आप चेक करो, पॉइंट बी से अगर मैं डॉट 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 नीचे लाऊंगी तो वो तो अभी भी उसी पॉइंट को कट कर रहा है जो कि पहले ए कर रहा था। यानी कि बेसिकली पॉइंट ए जिस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर है उसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पर आप लोगों का कौन है? पॉइंट बी भी है। ठीक है, क्या पॉइंट बी में जाने से प्रेशर चेंज हुआ? क्या हुआ ना? क्यों नहीं हुआ भाई? पहले देखो ए का प्रेशर यहाँ कहीं हुआ करता था, ये कोई वैल्यू हुआ करती थी प्रेशर की। अब देखो प्रेशर कहीं, ये देखो ऊपर की तरफ हो चुका है, ये देखो ऊपर की तरफ हो चुका है। प्रेशर में चेंज आया है बट वॉल्यूम में आया क्या? नहीं। तो आइसोकोरिक का कर्व कैसा बनता है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखने को कहा गया है तो बोलिए क्या करेंगे? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखने को कहा गया है तो जहाँ पे भी एक पॉइंट ले लो, उसी पॉइंट के ऊपर या नीचे एक कोई दूसरा पॉइंट ले लो, बस ये हो गया आप लोगों का बोलो कौन? आइसोकोरिक। सो दिस इज माई कर्व। किसके लिए है मेरा ये कर्व? आइसोकोरिक के लिए है ये मेरा कर्व। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट वाला यानी कि आइसोबेरिक। आइसोबेरिक मतलब मुझे प्रेशर कांस्टेंट रखना है। जो स्टार्टिंग में मेरा प्रेशर था वही सेम प्रेशर मेरा क्या होना चाहिए? बाद में भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं आपकी शुरुआत इस पॉइंट नंबर ए से हुई। ठीक है, मान लेते हैं आपकी जो शुरुआत है ये पॉइंट नंबर ए से हुई। अब इस पॉइंट नंबर ए पर कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा ही होगा उस पर्टिकुलर सिस्टम का, है ना? इस पॉइंट नंबर ए पर, ठीक है, आप लोगों का कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा ही होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका प्रेशर है, ये उसका प्रेशर है, राइट? ये क्या है? उसका प्रेशर है। अच्छा, अब तुम्हें प्रोसेस इस तरीके से करवानी है कि प्रोसेस भी हो जाए और प्रेशर भी चेंज ना हो। तो क्या करना? उसी पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, हो गई आपकी प्रोसेस कंप्लीट। अब कहाँ खींचे मैम? लेफ्ट में खींचे, राइट में खींचे, जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ खींच लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट में खींच लिया, लो मैं यहाँ पे पहुँच गई। दिस इज माई पॉइंट नंबर बी। क्या इस पॉइंट नंबर बी, अच्छा बी नहीं लेते क्योंकि बी ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको ले लो पॉइंट नंबर एम। क्या इस पॉइंट एम पे पहुँचकर मेरा प्रेशर में कोई चेंज आया? क्या कोई चेंज नहीं आया प्रेशर में। क्यों चेंज नहीं आया प्रेशर में? क्योंकि पहले भी देखो मेरा प्रेशर कितना था? ए के लिए यहाँ पे था, और एम को भी अगर मैं एक्सटेंड करके पीछे लेके जाती हूँ तो भी प्रेशर बताओ मेरा कितना है? उतना क्या उतना ही है। सो प्रेशर में बेसिकली किसी भी प्रकार का क्या नहीं आया है? कोई चेंज नहीं आया है। किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया प्रेशर में। ठीक है, कोई चेंज नहीं है प्रेशर में। तो ये किसका कर्व है? ये आप लोगों की आइसोबेरिक प्रोसेस का कर्व है। ठीक है, ये किसका कर्व है? आइसोबेरिक प्रोसेस का। कि कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या कर लो? आप लोगों का एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो बस वो कर्व किसका बन जाएगा? आप लोगों के आइसोकोरिक या फिर आइसोबेरिक का। अब बात आती है कि एक और प्रोसेस होती है, दैट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें आपने टेम्परेचर को क्या रखा है? कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है और मैं तुमसे कहूं कि अपनी आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT को देखो, तो ध्यान से सुनना। N तो देखो पहले ही कांस्टेंट होता है, हम एक फिक्स्ड मास लेते हैं गैस का। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T आपने वैसे ही कांस्टेंट रख लिया है। तो बेसिकली राइट हैंड साइड पूरी तरीके से एक कांस्टेंट्स की दुनिया बन गई है। यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ P इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? मैंने देखो इक्वल टू हटाया
और मैंने कांस्टेंट हटा दिया और उसके बदले में मैंने क्या ले आया, प्रोपोर्शनैलिटी। आपने मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बचपन वाले मैथ्स में कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी दी हुई होती है और हमें इक्वल टू में जाना होता है तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के हम इक्वल टू लगाते हैं और CONSTANT कांस्टेंट वर्ड लिख देते हैं। मतलब जब जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू लगाया जाता है एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, ठीक है, जो हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। तो सिमिलरली अगर मैं कांस्टेंट को हटा दूं और इक्वल टू को हटा दूं तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगी, मेरी प्रोपोर्शनैलिटी मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ से ये समझ में आया कि जब टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट होता है तो हम लोगों के पास क्या आ जाता है, प्रेशर और वॉल्यूम का कैसा रिलेशनशिप आ जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप आ जाता है। यानी कि प्रेशर वॉल्यूम पे कैसे डिपेंडेंट होता है, इनवर्सली डिपेंडेंट होता है। और जब जब दुनिया में आपको ये इनवर्स वाले कर्व बनाने हो तो इनवर्स वाले कर्व कैसे बनते हैं, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। मतलब बेसिकली आप क्या बना रहे हो, एक फिसल भिड्डी बना रहे हो, कर्व्ड फिसल भिड्डी, ठीक है, ऐसी कर्व्ड, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा दिखता है आपका ग्राफ। सो दिस इज माय कर्व फॉर विच प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये मैंने तीनों कर्व बना लिए, आइसोबैरिक के लिए भी, आइसोकोरिक के लिए भी और आइसोथर्मल के लिए भी। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक हमने टोटल कितनी प्रोसेसेस पढ़ ली, 3। अब हम मूव करते हैं हमारी चौथी प्रोसेस की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं अभी तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस का इंट्रो दे रही हूँ। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, यानी कि कल की क्लास में हम लोग हीट क्या होती है ये पढ़ेंगे, हम लोगों का वर्क क्या होता है ये पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में हीट और वर्क का क्या साइन कन्वेंशन है हम ये पढ़ेंगे। तो जब तुम हीट टॉपिक पढ़ोगे, जब तुम वर्क टॉपिक पढ़ोगे, जब तुम इंटरनल एनर्जी का टॉपिक पढ़ोगे तो हर प्रोसेसेस में आपको कुछ ना कुछ इनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि हर प्रोसेसेस के लिए हीट सेम है, हर प्रोसेस के लिए वॉल्यूम सेम है, हर प्रोसेस के लिए आपका वर्क सेम है, हर प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम है। कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा, राइट। आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो वो चेंज अगर मैं लेट से अभी बता देती हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ना इंटरनल एनर्जी बराबर इतना होता है, तो तुमको तो अभी यही नहीं पता कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो वो ऐसा अपीयर होगा कि अरे यार तो रटवा दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है हम लोग कब देखेंगे, आप लोगों की डील करेंगे जब हम लोग आगे प्रोसेसेस में घुसेंगे। लाइक आइसोथर्मल में जाएंगे, जब आइसोकोरिक में जाएंगे, जब आइसोबेरिक में जाएंगे, धीरे धीरे इंटरनल एनर्जी को, वर्क डन को, इन सारी प्रोसेसेस में ठूस देंगे। फिलहाल ये जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। तो देखो एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चौथी प्रोसेस होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इस एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में देखते हैं। देखो एक सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट मैं अभी बता देती हूँ तुम लोगों को कि जैसे मान लेते हैं मैंने अभी ऊपर के इसमें आपको एक कर्व बनाकर दिया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व बनाया था हम लोगों ने, किसके केस के लिए, आइसोथर्मल वाले केस के लिए। मान लेते हैं मैंने कर्व बनाया आइसोथर्मल के लिए कुछ ऐसा, ये मेरा आइसोथर्मल का कर्व है, लेट्स से पॉइंट ए से शुरू हो रहा है। अगर इसी पॉइंट ए से शुरू होने वाले में अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कर्व आइसोथर्मली ना बने, मेरा कर्व कैसा बने, मेरा कर्व एडियाबैटिकली बने, है ना। मेरा कर्व कैसा बनना चाहिए, एडियाबैटिक कर्व बनना चाहिए, उसी प्रेशर के लिए, उसी टेम्परेचर के लिए, उसी वॉल्यूम के लिए एडियाबैटिक कर्व बनाओ। तो एडियाबैटिक कर्व भी ऐसा ही बनता है, ठीक है। ऐसा गोल, एग्जैक्ट गोल तो नहीं है बट कटोरी के जैसा है, देखो ऐसा है ना, ये ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। बट अगर मैं एक ही प्रेशर, एक ही वॉल्यूम, एक ही टेम्परेचर या सारी कंडीशंस अगर मैं सेम रख दूं, बट एक कर्व आइसोथर्मल के लिए बनाऊं और उसी सेम कंडीशन पे एक कर्व अगर मैं एडियाबैटिक के लिए बनाऊं, तो बेसिकली ये कर्व आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यानी कि एडियाबैटिक वाला जो कर्व होता है वो हमेशा आइसोथर्मल वाले कर्व के कंपेयर में स्टीपर होता है। स्टीपर मतलब फिलहाल हिंदी लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि उससे थोड़ा सा नीचे होता है। तो कई बार हम लोगों को बोर्ड्स के पेपर में तो नहीं, बट अगर JEE वगैरह का, नीट वगैरह का पेपर रहता है तो इस तरीके से लेट से कर्व दे सकता है और हर कर्व के करस्पॉन्डिंग कुछ कंडीशंस दे सकता है और उन करस्पॉन्डिंग कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग कोई न्यूमेरिकल क्रिएट करवा सकता है। तो एक स्टूडेंट यही नहीं समझ पाएगा कि अगर किस में कौन सा फॉर्मूला लगाएं,
क्योंकि सिंस ऐसा मैं मान के चलती हूँ कि ये वाला चैप्टर आप फिजिक्स में पढ़े हो, तो आपको इतना तो पता है कि आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला अलग आता है और एडियाबैटिक के लिए वर्क डन का फॉर्मूला अलग आता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इन दोनों प्रोसेस में से कौन सी वाली आइसोथर्मल है, कौन सी वाली एडियाबैटिक है, तो आप किसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के कर्व अगर एक साथ प्लॉट किए जाए तो एडियाबैटिक का कर्व कैसा होता है, आप लोगों का थोड़ा सा नीचे की तरफ लाई करता है, स्टीपर साइड में। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है मैडम ये एडियाबैटिक होता क्या है। तो देखो, एडियाबैटिक के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट समझ लेते हैं पहले। बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस इज लाइक अ थर्मोफ्लास्क। थर्मस, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, है ना, या बस में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर लाइक से एवी ट्रैवल कर रहे हो, तो अपने थर्मस में क्या करते हैं, कॉफ़ी, चाय या पानी गर्म कंडीशन में या फिर कोई दूसरी चीज़ें जो ठंडी कंडीशन में हम भर के रखते हैं, ताकि वो लॉन्गर टाइम पीरियड तक के लिए क्या रहे, गर्म रहे, लॉन्गर टाइम पीरियड तक के लिए वो क्या रहे, ठंडी रहे। राइट, ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो थर्मस करता क्या है, थर्मस बेसिकली उसके अंदर अगर आपने गरम गरम चाय भरी है तो उस गरम गरम चाय को लंबे समय तक गरम रखता है। क्यों वो लंबे समय तक गरम रखता है, क्योंकि थर्मस आप लोगों का एक ऐसा सिस्टम है जो सिस्टम आपके सराउंडिंग के साथ आइसोलेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कि वो सराउंडिंग के साथ आइसोलेटेड है। सराउंडिंग के साथ आइसोलेटेड है, इसका मीनिंग ये है कि सिस्टम यानी कि वो चाय अपने अंदर की कोई भी हीट उस पर्टिकुलर सराउंडिंग को देना नहीं चाह रही है ना, वो नहीं चाह रही कि उसके अंदर की हीट निकल के बाहर जाए। तो आप थर्मस जैसा कोई एक सिस्टम तैयार कर सकते हो, जिस सिस्टम के वाया आप अपने सिस्टम को आइसोलेटेड रख सकते हो, ताकि ना तो अंदर की हीट बाहर जाए और ना ही कोई बाहर की हीट अंदर आए। राइट, ऐसा नहीं होता कि थर्मस जिंदगी भर के लिए आइसोलेटेड हो जाता है, बराबर जैसे 4 घंटे 5 घंटे के लिए वो आइसोलेटेड होता है। राइट, अगर तुम थोड़ा और अच्छा क्वालिटी का थर्मस लोगे तो हो सकता है वो और ज्यादा घंटों के लिए आइसोलेटेड रहे। बट एक स्टेज ऐसी आती जरूर है कि जब आपने लेट से थर्मस को खोला भी नहीं और रखे 6, 7, 8 घंटे बाद थर्मस के अंदर की चाय ठंडी हो गई, ऐसी एक सिचुएशन आ सकती है डेफिनेटली। ठीक है, कि वो बिना अपने अंदर ही अंदर उसके फ्यूम्स, उसके लिक्विड के साथ ही उन्होंने अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर करके खुद को ठंडा कर लिया, बट फिर भी वो काफी देर तक खुद को क्या रख सकता है, अपनी उसी कंडीशन में मेंटेन रख सकता है, आइसोलेट कर सकता है वो खुद को सराउंडिंग से ना तो कोई हीट लेगा ना तो सराउंडिंग को अपनी कोई हीट देगा। तो बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो प्रोसेस हो तो जाती है, प्रोसेस में प्रेशर भी बदल सकता है, प्रोसेस में वॉल्यूम भी बदल सकता है, प्रोसेस में टेम्परेचर भी बदल सकता है, बट प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आपस में हीट एक्सचेंज करने के लिए रेडी नहीं है, वो अलाउ नहीं करते। तो बस ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, यानी कि Q बराबर 0 हो जाता है। Q इज अ सिंबल ऑफ हीट, वी विल स्टडी इट टुमारो कि बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हीट। इफ मैं कहती हूँ कि ये हीट है, इस बॉडी में हीट है, सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हीट, तो ये हम कल स्टडी करेंगे, बट सिंबल इज Q। तो कई बुक्स में कैपिटल Q भी लिखा रहता है, बट आई डू राइट स्मॉल q, मेरी आदत है राइट स्मॉल q लिखने की। तो हीट वहां पे किसी भी प्रकार की एक्सचेंज नहीं होती। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कौन सी प्रोसेस कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात याद रखेंगे, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है जिसमें हम चाह रहे हैं कि हीट एक्सचेंज ना हो, है ना, नहीं करवानी हमको हीट एक्सचेंज, सो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे आप हीट एक्सचेंज नहीं करवाओगे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो देखो, इसको पॉसिबल किया जा सकता है। पॉसिबल करने के टोटल हमारे पास 2 तरीके होते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कशन किया, आप एक ऐसा सिस्टम बना लो जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ बताओ क्या रहे, आइसोलेटेड रहे। ठीक है, आप एक ऐसा सिस्टम बना लो
जो सराउंडिंग के साथ आइसोलेटेड रहे, जैसे थर्मस बनाया जाता है, या फिर जो कुल्फी वाले लोग होते हैं, या जो उनका कुल्फी का मटका होता है, या फिर लेट्स से एक आई थिंक थर्माकोल का डब्बा होता है, उस तरीके का आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम बना लो, तो आप बिल्कुल सराउंडिंग के साथ किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंज नहीं कर पाओगे। बट क्या सिर्फ आइसोलेट कर देना ही इकलौता या एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके वाया मैं ये कहूंगी कि मेरा पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस करेगा? क्या बिना आइसोलेट किए क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या कि हम किसी प्रोसेस को एडियाबेटिक बना सकें? क्या आइसोलेशन करना ही उसका एकमात्र उपाय है? तो नहीं, एक दूसरा तरीका भी है। देखो, हीट एक्सचेंज होती कब है? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक हॉट बॉडी है, उसको कांटेक्ट में रखा गया है एक कोल्ड बॉडी के। तो जैसा कि तुम जानते हो, हीट ट्रैवल करती है फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, और तब तक ट्रैवल करती रहती है जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, आपस में इक्वल ना हो जाए, राइट? दिस इज नोन एज हीट ट्रांसफर। यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाय है, कॉफी है, दूध है जो काफी गर्म है, आपको अभी पीना नहीं है इस डर से कि कहीं मेरी जीभ तो नहीं जल जाएगी, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, उसको थोड़ी देर पड़े रहने देते हो। थोड़ी देर पड़े रहने देने से बोलो क्या हो जाता है, उसके अंदर में जो भी उसकी हीट है वो बाहर निकल जाती है सराउंडिंग के पास, और चाय और जो कॉफी है वो पर्टिकुलरली क्या हो जाते हैं, आपके ठंडे हो जाते हैं। तो जब भी आप दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखते हो, उन्हें पर्याप्त समय देते हो कि उनके बीच में, उनके आपस में क्या हो सके, हीट का एक्सचेंज हो सके, तो हीट एक्सचेंज हो जाती है ना? बट क्या होगा कि अगर मैं उनके हीट के एक्सचेंज होने के लिए उनको टाइम ही ना दूं, बराबर, मैं दो बॉडीज, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, दोनों को आपस में टच करवाती हूं हार्डली नैनो सेकेंड्स के लिए, या मान लीजिए 1 सेकेंड के लिए, और उनको तुरंत आपस में अलग अलग कर देती हूँ, तो क्या उनके बीच में हीट एक्सचेंज होगा क्या? जैसे एग्जाम्पल, किचन में कुछ खाने का सामान बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सब्र नहीं हुआ, जो भी कंटेनर था, जिस भी कढ़ाई में लेट से वो खाना बना है, उसको जाके तुमने टच कर दिया। तो जैसा कि तुम जानते हो कि गरम गरम रहता है भी, तो तुम्हारी उंगली जल सकती है। जैसे ही तुम उस कंटेनर को टच करोगे, तुम्हें गरम गरम फील होगा, तुम क्या करोगे, तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन, बायोलॉजी में आपने सीखा होगा, उसके वाया तुरंत तुम्हारी उंगली पीछे की तरफ आ जाएगी, है ना, एकदम पीछे की तरफ आ जाएगी कि हटे ये तो गर्म है। तो वो जो प्रोसेस हुई, तुमने उस हॉट बॉडी को टच किया जिसका टेम्परेचर हाई था, तुम खुद कैसी बॉडी थे, तुम खुद एक कोल्ड बॉडी थे। तो जब एक कोल्ड बॉडी जब एक हॉट बॉडी को टच करती है, ठीक है, जब एक कोल्ड बॉडी आपकी हॉट बॉडी को टच करती है, तो टच करने के दौरान क्या होता है बताओ, कि होना क्या चाहिए, हीट फ्लो होनी चाहिए फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। बट तुमने टच करके इतने जल्दी हटाया अपना हाथ कि आपने सफिशिएंट टाइम ही नहीं दिया हीट एक्सचेंज को। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हीट एक्सचेंज हो नहीं सकती थी, आपने सफिशिएंट टाइम ही नहीं दिया, कंसिडरेबल टाइम ही नहीं दिया ताकि हीट एक्सचेंज हो पाए। तो ऐसे में हीट एक्सचेंज नहीं हुई। ठीक है, तो ऐसे में हीट एक्सचेंज नहीं हुई। तो जब भी कोई भी प्रोसेस बहुत ही सडनली करवा दी जाती है ना, एकदम फास्टली, एकदम क्विकली, आप मतलब उस प्रोसेस के होने के लिए आप उसको समय ही नहीं दे रहे हो, आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में हीट एक्सचेंज कहाँ होगी? हीट एक्सचेंज करवाने के लिए किसी भी प्रोसेस को क्या देना पड़ता है, एक सूटेबल टाइम इंटरवल देना पड़ता है, ताकि दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहे और उनके बीच में हीट एक्सचेंज हो। तो अगर आप उनको सूटेबल टाइम ही नहीं दे रहे हो, आप इतना कम समय दे रहे हो कि बस वो आपस में कांटेक्ट में आ रही है, टूट रहा है, फटाफट आगे प्रोसेस आगे बढ़ जा रही है, तो ऐसे में तो हीट एक्सचेंज होगी ही नहीं। और जब हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि आप उस प्रोसेस को फिर क्या नाम दोगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आपको करवाना है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस को करवाने के होते हैं टोटल 2 तरीके। या तो आप अपने सिस्टम को सराउंडिंग के साथ कंप्लीटली क्या कर दें,
आइसोलेटेड कर दें, जैसा कि हमारी बातचीत हुई थी कि जब कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा वगैरह वगैरह टाइप की चीज है ना। 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका बोलो क्या है? पहला तरीका है कि आप वहां पे क्या करवा लें, आइसोलेशन करवा लें। और दूसरा तरीका जैसा कि अभी मैंने बताया, आप अपनी प्रोसेस को बहुत ही क्या करवाए, फास्ट करवाए, कैरी आउट फास्ट प्रोसेस। जब आप एक बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, आप लोगों की एडियाबेटिक हो जाएगी, है ना। यानी कि आप उसको क्या नहीं दे रहे हो, कोई कंसिडरेबल टाइम नहीं दे रहे हो। किस चीज के लिए? फॉर हीट एक्सचेंज। कोई समय नहीं दिया, और जब कोई समय दिया ही नहीं तो हीट एक्सचेंज का आएगा, और जब हीट एक्सचेंज नहीं हुई है तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एडियाबेटिक हो गई। तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि आइसोथर्मल प्रोसेस को सडन होने की जरूरत नहीं है, वो अपना समय ले लेकर होती है, आराम से धीरे धीरे फाइनल स्टेज तक पहुंचती है। बट एडियाबेटिक प्रोसेस एकदम से सडनली क्विकली हो जाती है, ताकि हीट एक्सचेंज करवाने के लिए समय ना मिले और बिना आइसोलेशन के भी हम सिस्टम को बोलो क्या कर सकें, एडियाबेटिक प्रोसेस करवा सकें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टोटल 4 प्रोसेसेस। आगे जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ेगा, लाइक जब हम इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, जब हम वर्क डन पढ़ेंगे, तब इन प्रोसेसेस को वापस से डिस्कस करेंगे हर बार। बट अभी कम से कम बेसिक्स तो पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं, दैट इज 5th प्रोसेस। 5th प्रोसेस देखो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सिंपल है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। नाम से ही तुम्हें समझ में आ गया होगा बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस देखो हम लोग कहते किसको है, बेसिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई रिएक्शन इस तरीके से होती है कि जिस पॉइंट से वो पर्टिकुलर रिएक्शन शुरू हुई है, उस घूम फिर के हो सकता है 2 स्टेप, हो सकता है 3 स्टेप, हो सकता है 6 स्टेप, हो सकता है 10 करोड़ स्टेप, आई डोंट नो, ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स या कैसे भी स्टेप वो घूम फिर के लेकिन वहीं पे आ जाती है जहां से वो शुरू होती है। लेट्स से ये पर्टिकुलर प्रोसेस पॉइंट ए से शुरू हुई, ठीक है, पॉइंट ए से भैया ये गई लेट्स से पॉइंट बी के पास, पॉइंट बी से गई ये पॉइंट सी के पास, सी से गई ये डी के पास, डी से गई ये ई के पास, ई से गई मान लेते हैं ये एफ के साथ, और एफ के पास मान लेते हैं ये कहाँ गई, आपके जी के पास, जी से कहाँ गई मान लो एच के पास, एच से कहाँ गई मान लेते हैं आपके के पास, के से कहाँ गई एल के पास, एल से कहाँ गई आपके जे के पास, और जे से वापस आगे लोग घूम फिर के ए पर। क्या दिख रहा है? मतलब जहां से बेसिकली प्रोसेस शुरू हुई है, आपकी प्रोसेस घूम फिर के उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वापस से बोलो क्या हो गई, आ गई, है ना। तो ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेस जिसके लिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका जो फाइनल पॉइंट है, ये दोनों के दोनों बोलो क्या है, आपके सेम है। रिएक्शन जहां से शुरू हुई वहीं पे घूम कर आ गई, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक। कई लोगों को लगता है कि मैडम साइक्लिक का मतलब तो ये होता है गोल प्रोसेस। अरे भाई गोल प्रोसेस नहीं, साइक्लिक का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जहां से शुरू हुए वहीं पे आके आपने क्या कर लिया, खत्म कर ली कहानी। ठीक है, आप हो सकता है कि 3 ही स्टेप में आप साइक्लिक हो गए, हो सकता है आप 4 स्टेप में साइक्लिक हो सकता है जैसा मैंने बनाया इतने सारे स्टेप में साइक्लिक हो या इससे ज्यादा स्टेप में साइक्लिक हो। तो साइक्लिक बेसिकली क्या है, आप जहां से शुरू हुए वहीं पे आपके आके आपकी कहानी खत्म हो गई, दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, बस इसमें और ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। बाकी जब हम लोग आगे डिटेल में प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, है ना, जब एक एक प्रोसेसेस से रिलेटेड टर्म्स सीखेंगे, तो उन टर्म्स का इन प्रोसेसेस के साथ क्या लेना देना है, ये सब बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। बट राइट नाउ अभी आप लोगों को उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बातचीत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस इतना याद रहे कि भैया साइक्लिक प्रोसेस आखिर होती क्या है, वो तुम्हारे लिए उतना ही क्या है, काफी है बस। हाँ, एक चीज तुम लोगों को और याद रखनी होती है कि जो अपनी साइक्लिक प्रोसेस होती है ना, साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जब आप साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करते हो, देखो क्योंकि बेसिकली व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में आपका काम होता है वर्क डन निकालना, ठीक है, कि किसने सिस्टम ने कितना वर्क किया वगैरह 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 ये सब। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के नेट वर्क डन के बारे में बात करती हूँ, नेट वर्क डन मतलब
अगर वो पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस हजारों स्टेप में हो रही है तो हजारों स्टेप के वर्क डन का एडिशन, ठीक है, हजारों स्टेप्स के वर्क डन का एडिशन। तो देखो हर स्टेप का अपना कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा, है ना। अगर कोई भी प्रोसेस एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रही है तो ऑब्वियस है कि उस पर्टिकुलर स्टेप का कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा ही होगा, राइट। अच्छा, लेकिन अगर मेरी कोई रिएक्शन, ठीक है, अगर मेरी कोई रिएक्शन हजारों स्टेप्स में हो रही है और अगर मैं हजारों स्टेप्स का वर्क डन टोटल ऐड करती हूं, ठीक है, मैं क्या करती हूं, आप लोगों का टोटल ऐड करती हूं, ठीक है, अगर मैं टोटल ऐड करती हूं तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा बोला जाता है, कई बार आप ऐसा सुनोगे टर्म कि नेट वर्क डन जीरो होता है, ठीक है, नेट वर्क डन जीरो होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नेट वर्क डन जीरो होता है। ऐसा क्यों लगता है उन लोगों को? क्यों? क्योंकि वहां पर जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनका दिमाग कैसा चलता है, फिजिक्स में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट, उनका दिमाग ऐसा चलता है और वो कहते हैं मैडम यहाँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई है, तो फिर यहाँ तो वर्क डन जीरो होना चाहिए, है ना, यहाँ तो फिर वर्क डन आपका जीरो होना चाहिए। तो वो लोग लिख देते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन की वैल्यू है, ये वर्क डन की वैल्यू बोलो कितनी है, आप लोगों की जीरो है, ठीक है, ऐसा वो लोग लिख देते हैं। बट क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी? क्या किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में क्या सही में वर्क डन जो रहेगा क्या वो हमेशा जीरो आ जाएगा? क्या ऐसा नहीं होता, ठीक है। हो सकता है कभी किसी सिचुएशन में जीरो आ जाए, मे बी, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा कोई केस बनकर दे दिया जाए। हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में आप लोगों का जो वर्क डन है वो कितना आए, पॉजिटिव यानी कि कोई वैल्यू आए, या हो सकता है निगेटिव आए। लेकिन आप हमेशा ऐसा बोलोगे कि नहीं मैडम हमेशा आपका जो प्रोसेस है ना वो वर्क डन आपका जीरो आएगा, ये कहना गलत है, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि जीरो नहीं आता है, वर्क डन नेट जीरो नहीं आता। तो ये जो एक पॉसिबिलिटी है कि वर्क डन नेट जीरो आ सकता है, ये मे बी मतलब वो डिपेंड करेगा कि आपको जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करने पे हमको जानकारी पता चलेगी। बट हमेशा ऐसा कहना कि वर्क डन आपका जीरो आएगा, ये क्या है, गलत है, ठीक है, ये आपका क्या है, गलत है। अच्छा, और उसके बाद इसमें जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, आपको ग्राफ वगैरह दिया जाता है। ग्राफ वगैरह में आप लोगों को क्या दिया जाता है, आपको क्या कहते हैं, एरिया शेडेड निकालना होता है, फिर उस शेडेड एरिया के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो कितना आया वगैरह वगैरह, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें बस एक चीज़ मैं बता दूं कि फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग साइक्लिक प्रोसेस केमिस्ट्री में पढ़ने नहीं वाले हैं, तो जो भी चीज़ें मुझे बतानी है वो मैं अभी बता देती हूँ। साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो DU होता है, ठीक है, DU बोलो कि या फिर DE बोलो, ठीक है, DU मतलब आप ये कह सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर चेंज इन आपका इंटरनल एनर्जी DE, ये होता है आपका जीरो। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, बस इतना याद रखो। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं अपनी सिक्स्थ प्रोसेस पर, ठीक है। सिक्स्थ प्रोसेस पर देखो, सिक्स्थ प्रोसेस है तुम लोगों की रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ना इस रिवर्सिबल प्रोसेस को समझाने के लिए ज़्यादा हम तामझाम नहीं करेंगे, आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप सबको पता है रिवर्सिबल वर्ड का मीनिंग, क्या नहीं पता तुमको? रिवर्सिबल वर्ड का मीनिंग सबको पता है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेस जो बार बार रिपीट की जा सके, खत्म। जैसे हम सब जानते हैं जो समुद्र होता है उसमें टाइड्स बनती हैं, राइट, हाई टाइड, लो टाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार अगर टाइड बन गई तो वाली चीज़ वापस नहीं बनेगी, ऐसा तो नहीं होता, है ना, टाइड्स बनती हैं। अगर इंडिया में कोई ऐसा बीच है, वैसे तो है बहुत सारे, बट स्टिल अगर कोई ऐसा बीच है जहाँ पे आप आराम से सुकून से रात में बैठकर चंद्रमा की रोशनी पर उन टाइड्स को फील कर सको, तो डेफिनेटली वो चीज़ देखना बहुत ही खूबसूरत होता है, राइट। नहीं तो इंडिया में तो एक डर ऐसा भी रहेगा ना कि कहीं कोई लूट वूट ना ले तुमको उस रात में बीच में अंधेरे में, ठीक है। बट स्टिल अगर हो सकता है ऐसा किसी कोने में कोई ऐसा अच्छा बीच हो तो वहाँ पे देखना।
बहुत प्यारी चीज़ होती है। उसके जो साउंड रहता है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग को रिलिश करता है, बहुत ही प्यारा। तो ऐसे केस में जो रिवर्सिबल प्रोसेस, बेसिकली हम उन प्रोसेसेस को कहते हैं जिन्हें हम वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि रिएक्शन अगर हो गई तो हो गई भैया, वो रिएक्शन अगर हो गई है तो होने के बाद उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में भी लाया जा सकता है। उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अगर मान लेते कोई रिएक्शन हो गई और होने के बाद आप उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला पा रहे हो, तो फिर वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल। इतनी जानकारी तो देखो तुम में सबको है। तो क्या थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस रिवर्सिबल होती हैं क्या, पहला क्वेश्चन। तो देखो एक मैं बात बता दूं, भले ही हम लोग बात रिवर्सिबल प्रोसेसेस की कर रहे हैं, हमारे नेचर में देखो जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, कोई भी नेचुरल प्रोसेसेस, बल्कि मैं ये कहूँगी 99.99% जो प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली होती हैं आप लोगों की इरिवर्सिबल। तुम देख लो, अगर तुम्हारे घर में, ठीक है, पानी की टंकी है, लेट से पानी अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, है ना। अब जो पानी नीचे गिर गया, क्या वो अपने आप बिना मोटर के वापस से ऊपर की टंकी में चढ़ जाएगा? क्या नहीं चढ़ेगा ना। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ चढ़ेगा नहीं, आप चढ़ा सकते हो, मोटर लगाओ, मोटर की मदद से चढ़ा दो पानी को। बट नेचुरल फ्लो क्या है पानी के बहने का, फ्रॉम हाई टू लो, नॉट फ्रॉम लो टू हाई। यू कैन create low to high, but for that you have to use motor, external energy, है ना। Don't use that external energy. Without using external energy, is it possible to move that water from lower level to the higher level? No, it is not possible, right? So therefore natural processes का जो flow होता है, जो कैसा होता है, वो irreversible होता है। अगर वो किसी particular direction में हो गई तो वो हो गई। अगर आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से उन पर्टिकुलर प्रोसेस को रिवर्स लेकर आना है, तो रिवर्स लेकर आने के लिए बोलो क्या करना होगा, रिवर्स लेकर आने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी होगी, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एनर्जी क्रिएट कर डालनी पड़ेगी ज़्यादा। उस एक्सटर्नल एनर्जी की मदद से फिर वो प्रोसेस रिवर्स आएगी, अदरवाइज वो रिवर्स नहीं आने वाली, है ना। यही होता है। तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो जनरली सारी की सारी आप लोगों की कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं। वो जनरली सारी की सारी कैसी होती हैं, इरिवर्सिबल। तो रियलिटी में आपके पास कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल बेसिकली होती ही नहीं। हाँ, ये है कि हमको रिवर्सिबल प्रोसेस क्या करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। हमको रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, क्रिएट। हम क्रिएट करते हैं। तो सिमिलरली जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में भी आप लोगों को जनरली सारी प्रोसेसेस कैसी मिलती हैं, इरिवर्सिबल। आपको प्रोसेसेस पहले से रिवर्सिबल होकर नहीं मिलती, ठीक है, आप उनको रिवर्सिबल बनाते हो। बट ऐसा क्या करूं मैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाए, या फिर हमेशा रिवर्सिबल ही रहे, है ना। रिवर्सिबल बनाने की जरूरत ही ना पड़े, काश कोई प्रोसेस हमेशा ही रिवर्सिबल रहे, ऐसा क्या करें। तो देखो थर्मोडायनेमिक्स कहता है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अपना डे टू डे का कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस है। इमेजिन करिए आपके सर के ऊपर बहुत सारी गठरी रख दी गई, बहुत सारी गठरी, कपड़ों की गठरी, है ना, या फिर मैं कह सकती हूँ बहुत सारा भार रख दिया गया, बोरियां रख दी गई। तो आप उस भार की वजह से बोलो क्या हो जाओगे, आप झुकने लगोगे, नीचे 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 दबने लगोगे। सही कह रही हूँ मैं, झुकने लगोगे, दबने लगोगे, है ना, नीचे 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 नीचे। तो वैसा ही थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर पिचकारी वाला पिस्टन लगा देते हैं। यहाँ पे क्या भरी हुई होती है, गैस। अभी ये गैस बड़ी ही खुश थी, इक्विलिब्रियम मेंटेन था, मतलब ना तो गैस प्रेशर ऊपर लगा रही है जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाएगा, ना ही पिस्टन के ऊपर से कोई प्रेशर लगाया जा रहा है जिसकी वजह से गैस नीचे दब रही है। सब राजी खुशी अपने थे, मस्त से, है ना। इनका मजे से क्या मेंटेन था, इक्विलिब्रियम मेंटेन था। अब हुआ क्या आप लोगों का, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, कोई एक वेट रख दिया, लाइट वेट रख दिया। अभी जब मैं थोड़ा सा लाइट वेट रखूंगी तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा।
ऊपर से लगने वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और नीचे से गैस के लगने वाला प्रेशर बोलो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही कह रहे हैं ना। अभी उस लाइट वेट के रखे जाने से पहले दोनों के प्रेशर कैसे थे, सेम थे। ऊपर से रखने वाला वर्सेस नीचे से लगने वाला दोनों इक्वल था, इसीलिए आप लोगों की गैस कैसी थी, इक्विलिब्रियम पे मेंटेन थी। बट अब बोलो आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, ऊपर एक हल्का सा लाइट वेट क्रिएट कर दिया। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ ऊपर से लगने वाला जो प्रेशर है वो अब आपका ज्यादा है किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू नीचे से लगने वाला प्रेशर बिकॉज ऑफ गैस। लेकिन क्या ऊपर हमने बहुत बड़ा वाला कोई वेट रखा क्या? नहीं, मैंने बहुत थोड़ू सा वेट रखा। थोड़ू सा वेट का मतलब आप मान के चलिए एक चावल का दाना रख दिया मैंने। तुम खुद सोचो, क्या एक चावल के दाने की वजह से क्या कोई सिग्निफिकेंट प्रेशर में इंक्रीज हुआ क्या? नहीं। चावल का दाने का क्या वेट होगा बताओ, क्या कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ क्या? नहीं। क्या कोई बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया क्या? नहीं। बहुत थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा। इतना थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा यानी कि आप ये कह सकते हो कि ऊपर और नीचे वाले प्रेशर के बीच में क्या है, इनफाइनाइटिजिमली क्या है, एक बहुत ही स्मॉल क्या है, डिफरेंस है ना, इनफाइनाइटिजिमली स्मॉल डिफरेंस। इतना स्मॉल डिफरेंस कि इसकी वजह से अगर पिस्टन मूव होती भी है, अगर तुम ऊपर से वेट बढ़ाओगे तो पिस्टन तो मूव होगी, तो अगर पिस्टन मूव होती है तो पिस्टन मूव होकर बोलो कहाँ जाएगी, ठीक है, उसका पता वो कहाँ जाएगी, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ चली जाएगी, वो थोड़ी सी आप लोगों की नीचे की तरफ चली जाएगी। अब चावल के दाने की वजह से डेफिनेटली आपको इतना बड़ा कोई क्या नहीं दिखेगा, डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट मान लेते हैं आप देख सकते हो, आपके पास सुपर नेचुरल पावर है, आपने चावल के एक दाने की वजह से आपने क्या कर लिया, वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपने देख लिया। आपकी आंखों ने सिग्निफिकेंट डिफरेंस को बोलो क्या कर लिया, देख लिया, है ना। अच्छा, तो अभी क्या ये जितना पिस्टन नीचे जाएगा, जो ये पिस्टन नीचे जाएगा, क्या वो बहुत बड़ा कोई गैप आएगा क्या, कि बहुत नीचे चला गया मेरा पिस्टन? नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा गैप नहीं आएगा। क्यों इतना बड़ा गैप क्यों नहीं आएगा? वो इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि ऊपर जो चावल का दाना रखा गया है वो चावल का दाना बोलो कैसा है, बहुत हल्का है। उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो भी प्रेशर क्या है, बहुत ही कम है। तो ऐसे में जब वो पिस्टन नीचे जाएगा तो नीचे जाके क्या नया इक्विलिब्रियम फिर से बन जाएगा, बिल्कुल, फिर से कुछ देर बाद फिर से नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। अगर तुम बाल्टी में पानी को मान लेते हैं थोड़ा सा उंगली से डिस्टर्ब कर दो तो फॉर अ शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम वो पानी डिस्टर्ब हो जाता है, बट आफ्टर दैट वो वापस से अपने इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल फॉर्म में आ जाता है, राइट। तो वैसे ही अगर पिस्टन नीचे जाती भी है तो गई, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस से अपनी नॉर्मल बैक टू पोजीशन आ गई, वो ज्यादा देर के लिए डिस्टर्ब नहीं हुई उसकी वो सिचुएशन, यानी कि इक्विलिब्रियम अगेन से मेंटेन हो गया। अगर तुम वापस से चावल के दाने को हटाओगे तो फिर से पिस्टन ऊपर आ जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब होगी पोजीशन, और उसके बाद बोलो क्या हो जाएगा, वापस सारी सिचुएशन क्या हो जाएगी आप लोगों की, बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। तो ऐसी पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें आपके इनसाइड और आउटसाइड के प्रेशर के बीच में सिर्फ इनफाइनाइटिजिमली स्मॉल डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इनफाइनाइटिजिमली स्मॉल डिफरेंस होता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि उस प्रोसेस को वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए मुझे कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, वो आपने प्रेशर जैसे ही हटाया वो तुरंत वापस क्या हो गई, खुद ब खुद अपने आप ऊपर वो आ गई, ठीक है, खुद ब खुद वो ऊपर क्या हो गई, बोलो आ गई। और ये ऊपर क्यों आ पाई, वो इसीलिए ऊपर आ पाई क्योंकि आपकी इनसाइड और आउटसाइड के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है। अगर ये गैप बहुत ज्यादा होता तो कभी भी आपका ये पर्टिकुलर प्रोसेस अपने आप वापस नहीं आ पाती। तो ये वापस आ पाना इसीलिए मुमकिन है क्योंकि ये इनफाइनाइटिजिमल गैप है। सो बेसिकली इनडायरेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस उन प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में कैसा मिलता है, इनफाइनाइटिजिमली स्मॉल गैप मिलता है। ये इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल गैप क्या करता है, बोलो आप लोगों के उस पर्टिकुलर प्रोसेस को वापस से बैक टू द पोजीशन ला सकता है, क्योंकि रिएक्शन आगे ज्यादा गई नहीं है कि उसको और आगे लाने में हमें तकलीफ हो, है ना, इसीलिए। डन।
तो ये होती है आप लोगों की बोलो कौन सी प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल में जस्ट इसका बोलो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा यानी कि आपका इतना ज़्यादा गैप होगा, इतना ज़्यादा गैप होगा कि आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि एक बार अगर प्रोसेस आगे भाग गई है, नया इक्विलिब्रियम बन गया है, तो वापस से वो अपने पुराने इक्विलिब्रियम में आ सके विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल एनर्जी। सो दिस इज बेसिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल गैप है तो रिवर्सिबल, बहुत ज्यादा गैप है देन इट इज इरिवर्सिबल। क्या इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। एक्सटर्नल एनर्जी की मदद से तो भैया कुछ भी किया जा सकता है, बट रिवर्सिबल में एक्सटर्नल नहीं लगाना पड़ता, वो खुद ब खुद अपने आगे पीछे खुद होती रहती है। ठीक है, डन। दूसरी सबसे जरूरी बात, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उस रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर आप ऑर्डर दो कि देख, मान लेते हैं आपके पिस्टन की ओरिजिनल पोजीशन मान लेते हैं यहां पर है, और अब आप चाहते हो कि आपका पिस्टन इस पोजीशन पे आ जाए, ये आप चाहते हो फाइनल पोजीशन, मतलब पिस्टन को बेसिकली इतना डिस्टेंस क्या करना है, ट्रैवल करना है। तो ऐसे में जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ठीक है, वो कटाक से हो जाएगी। कटाक से मतलब पलक झपी और आपने ये देखा कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन आ गए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे तुम खड़े हो और तुम्हें पहुंचना है बॉटम फ्लोर पर, तो तुम कैसे हो, या तो स्टेयर्स का उपयोग कर सकते हो, एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, मतलब उतरोगे, सॉरी, एक एक सीढ़ी उतरोगे, उस एक सीढ़ी पे जब उतरोगे तो थोड़ी देर इक्विलिब्रियम पे रहोगे, मतलब खड़े रहोगे थोड़ी देर, फिर एक सीढ़ी उतरोगे फिर खड़े रहोगे, फिर एक सीढ़ी उतरोगे फिर खड़े रहोगे। तो तुम खुद सोचो, जब तुम ऐसी हरकत करोगे कि एक सीढ़ी चढ़ेंगे फिर एक सीढ़ी में खड़े रहेंगे, तो बहुत देर खड़े रहेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीढ़ी, फिर खड़े रहेंगे, फिर खड़े रहेंगे, तो ऐसे में तुमको नहीं लगता है कि आपको नीचे जाते जाते आपको बहुत टाइम लग जाएगा? क्योंकि आप ऑलमोस्ट हर सीढ़ी पर रुक रहे हो, और हर सीढ़ी पे रुक कर आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन करा रहे हो। बराबर मैं कह रही हूं? और ऐसे करते तुम नीचे तक पहुंचोगे और फिर आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस को बेसिकली क्या लगता है, टाइम लगता है। और अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में बोलो क्या हो जाता है, आप मान लेते हैं बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, वहां से आपने क्या किया, एक बटन शुरू किया और वो बटन ने आपको एकदम एक झटके में टॉप से ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा दिया। यानी कि आपको बेसिकली किसी भी प्रकार की कोई भी सीढ़ियां चढ़नी नहीं पड़ी। लेट से लिफ्ट है या फिर कोई मान लेते पैराशूट है, तो ऐसे में क्या आपने कोई सीढ़ियां चढ़ी? नहीं, आप तो बस लिफ्ट में घुसे और लिफ्ट ने आपको फटाफट क्या कर दिया, नीचे पहुंचा दिया, खत्म कहानी। सो दिस इज नोन एज इरिवर्सिबल, कि इसमें डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट होता है और डायरेक्ट फाइनल पॉइंट होता है। इनिशियल और फाइनल के बीच के जो स्टेप्स होते हैं वो इरिवर्सिबल में नहीं होते, और लेकिन हाँ रिवर्सिबल में होते हैं। ठीक है, ये खास बात है रिवर्सिबल की। पॉइंट नंबर 2 में हम आते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास देखो क्या है, पॉइंट नंबर 2 के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो पॉइंट नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है कि क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी होती है, मल्टीपल स्टेप्स में होती है, तो मल्टीपल स्टेप्स में होने की वजह से ये जो प्रोसेस है आप लोगों की, ये पर्टिकुलर प्रोसेस बोलो क्या हो जाती है, ये मैक्सिमम वर्क अचीव करती है। हाउ? हर स्टेप में एक वर्क कर रही है, हर स्टेप में एक वर्क कर रही है, हर स्टेप में एक वर्क कर रही है, तो नीचे जाते तो मल्टीपल स्टेप्स हो जाएंगी, और मल्टीपल स्टेप्स का अगर टोटल वर्क डन निकालोगे तो बहुत बड़ा वर्क डन आ जाएगा। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आपको मैक्सिमम वर्क देखने को मिलता है। और इरिवर्सिबल में क्या होता है, डायरेक्ट ऊपर थे डायरेक्ट नीचे आ गए, आपको ऐसा कोई मैक्सिमम वर्क देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी प्रोसेस कैसी हो, हमारी प्रोसेस आप लोगों की कैसी हो, रिवर्सिबल हो। क्योंकि जब जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगी तो उसके रिवर्सिबल होने से बोलो क्या होगा, मैक्सिमम वर्क अचीव होगा। ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल में नहीं होगा। ठीक है, डन। तो बस यहीं पे इस चीज को हम लोग अभी ओवर करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में बातचीत कर ली, और कल की क्लास में हम लोग हीट क्या होती है इस बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस डिस्कशन को यहाँ रोकते हैं।